दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ मेरे चैनल पे अपना बहुमूल्य व कीमती समय देते हुए पंडित राजकृष्ण शर्मा, भाजपा नेता, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा और वर्तमान में जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं और वर्तमान में सांसद मछली शहर बीपी सरोज के मीडिया प्रभारी हैं, जो प्रिंट मीडिया सहित तमाम मीडिया का काम देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमको यहाँ बुलाया, हमको अपनी बात को रखने का मौका दिया। इसके लिए आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल की जो लोकप्रियता है उसको मैं देखता हूं कि पूरे प्रदेश में उसको बड़ी गंभीरता से सुना जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ अपनी बात को कहने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आपको कपिल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जनता के कुछ सवाल हैं। जैसा आप समाज के बीच में रहते हैं, उन जनता के सवाल को मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहूँगा और अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम अपने चैनल के दर्शकों तक आपकी बात को पहुँचाना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल सर आपसे, आप कब से राजनीति कर रहे हैं और किन किन परिस्थितियों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों राजनीति के लिए चुना? मैं जो है छात्र जीवन से ही थोड़ा सा राजनीति के प्रति मेरा रुझान था। समाज के लोगों के लिए काम करने का मेरे अंदर एक जज्बा था। और धीरे धीरे मैं जब छात्र राजनीति में था तो लोगों के एडमिशन की समस्या को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के जो हमारे पास आते थे, हम बड़ी मुखरता से उनका काम करवाते थे। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी भी जाके लोगों का काम करवाते थे। धीरे धीरे इस क्षेत्र में मेरी एक समाज के क्षेत्र में एक अभिरुचि बढ़ती गई। और फिर मैं किन्हीं माध्यमों से मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला। तो मैंने देखा कि वो लोग अपना समय, श्रम और अपना पैसा इन्वेस्ट करके कुछ समाज के लिए करना चाहते थे। उनकी सोच से, उनकी बातों से मेरे अंदर भी कुछ भाव पैदा हुआ। और 2009 में मैं पहली बार भाजपा का मंडल महामंत्री के रूप में मैंने कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद फिर मैं लगातार 2 बार मंडल अध्यक्ष था, फिर मैं जिला कार्य समिति का सदस्य रहा। इसके बीच में पार्टी ने हमको पंचायत चुनाव में प्रभारी बना के भेजा, निकाय चुनाव में प्रभारी बना के भेजा। जिन्हें भी हमेशा किसी न किसी महत्वपूर्ण दायित्वों पे पार्टी ने हमको कार्य दिया और मैंने पार्टी को 100% देने का काम किया। और जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, राष्ट्र के लिए काम करना, देश के लिए सोचना, गरीबों के लिए सोचना, जन कल्याण के लिए काम करना, भाजपा की इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर निस्वार्थ रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं और आजीवन भाजपा में रहकर गरीबों के उद्धार के लिए काम करने का संकल्प किया हूं। और सर, एक दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, सवाल है, ये जनता जानना चाहती है कि इस समय मछली शहर लोकसभा के जो सांसद जी हैं बीपी सरोज जी, और आप उनके बड़े करीबी रहे हैं। आप पूरे जनपद के जितने भी लोकसभाएं हैं वहाँ पर भी जो नेता हैं उनके बड़े चहेते हैं। आप सभी लोगों के बीच में जाते हैं, सबकी बातों को करते हैं। ऐसे में जनता जानना चाहती है कि सांसद बीपी सरोज किस व्यक्तित्व के आदमी हैं, जरा उनके बारे में कुछ बताएं। कपिल भाई, आपका जो ये सवाल है बहुत ही अच्छा है। आपने कहा कि आप जनप्रतिनिधियों के चहेते हैं, कार्यकर्ता भी आपको मानते हैं। जो राजनीति में मैंने बताया कि सेवा भाव का संकल्प हमेशा रखता हूं और संगठन के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित रहता हूं। पार्टी द्वारा जो भी मुझे काम मिलता है मैं उसको 100% पूरी निष्ठा, ईमानदारी से तय समय पे पार्टी को करके देता हूं। उसी का परिणाम है कि चाहे हमारे पुराने जिलाध्यक्ष हों, नए जिलाध्यक्ष हों, एक कार्यकर्ता के रूप में वो मेरा सम्मान है, न कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा सम्मान है। मैंने पार्टी के लिए हमेशा, संगठन के लिए चट्टी चौराहे, बाजार और
जहाँ भी मुझे आवश्यकता पड़ती है मैं बब्बू शर्मा, राजकृष्ण शर्मा का यह चोला उतार कर एक भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता हूँ और आगे भी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। और रही बात सांसद जी की या किसी अन्य से नज़दीकी या मानने की या उनके व्यक्तित्व के विषय में, तो मैं भाजपा का सिपाही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो स्पष्ट है, मैं किसी व्यक्तिवादी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, उनकी नीतियों के हिसाब से काम कर रहा है, पूरी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रहा है। आज हमारे मोदी जी की योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री, योगी सरकार के मंत्री उसको जनता तक पहुंचाते हैं। आज प्रदेश सरकार की योजनाओं को उसके विधायक सांसद नीचे तक पहुंचाते हैं। तो आज मेरा सांसद यदि पूरे लोकसभा क्षेत्र भर में काम कर रहा है तो हम कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हमारी पार्टी का सांसद है, उसके कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसमें कोई भी व्यक्तिवाद की बात नहीं होती है। हमारे पार्टी में है, कमल के फूल के सिपाही हैं, कमल के फूल के सिंबल हैं और उनके कार्यों को, कल हम वोट मांगने जाएंगे तो हम सांसद जी के कामों को लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो वोट कैसे मांगने जाएंगे। हम लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे सांसद जी ने इतना काम किया है। और रही बात बीपी सरोज जी की, तो जैसा उनका नाम है भोलानाथ सरोज, वैसे हम लोगों के लिए भगवान शिव के अवतार हम लोग उनको मानते हैं। पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प के साथ उनके मन का ये भी भाव है। हम बम्बई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल थे, हम बहुत बड़े उद्योगपति थे, हमसे परिचर्चा होती है तो कहते हैं राजकृष्ण जी मैं 5-5 चैनलों के अंदर बैठता था। आज स्थिति ये है कि अगर सुबह सो के उठते हैं 6:30 बजे, अपने आवास पे बैठ जाते हैं, जनता दर्शन का कार्यक्रम लगाते हैं, पूरे लोकसभा और अलग अलग बगल के ज़िलों से भी लोग आते हैं, सबकी समस्याओं को बहुत शालीनता से सुनना, सबको चाय पिलाना, पानी पिलाना, सम्मान के साथ बैठना और जो सेवा भाव का मैं उनके अंदर एक भाव देखता हूं कि कितना मैं लोगों की सेवा कर सकूं। एक बार मैं सांसद जी से कहा, लखनऊ बैठे थे कि माननीय सांसद जी आज तो 2 बजे के बाद मिलना है मंत्रियों से, तो कहे हाँ यार क्षेत्र में होते तो अब तक कम से कम 500 हमारे बेचारे हमारे क्षेत्र के हमारे जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे, मैं उनका काम करता और उनके जब मैं काम करता हूँ, जब मैं उनसे मिलता हूँ तो हमको बड़ी असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सोच है सांसद जी की। और पूरे लोकसभा में कोई गांव नहीं है कि जिस गांव में सांसद जी शादी ब्याह, तिरही बरही, चहकारी, बर्थडे, अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हर गांव में 2 से 5 बार माननीय सांसद जी पहुंचे हैं। हर गांव में उनका सोलर लाइट जा रहा है, उनका इंडिया मार्क का नल जा रहा है। 3 NH उन्होंने पूरे लोकसभा को दिया है। रेलवे स्टेशनों के लिए उन्होंने 122 करोड़ जफराबाद रेलवे स्टेशन के लिए दिया है। उन्होंने जो है समाज के विभिन्न तबकों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए उन्होंने पैसा खर्च किया हुआ है। ऐसा सांसद हमने देखा नहीं अपने जीवन काल में। हमारे पार्टी के पूर्व में भी सांसद थे, रामचरित्र निषाद जी भी थे और लोग भी थे, लेकिन माननीय बीपी सरोज जी की जो सोच है वो सीधे सीधे जन कल्याण के लिए काम करना है और वो पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा ने भगवान ने उनको अथा दिया है, वो मान सम्मान और यश कीर्ति कमाने के लिए इस लोकसभा में आए हुए हैं। और कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद, जहाँ की कोई सांसद 2.5 साल अपने घरों से नहीं निकला था, के बावजूद भी यदि मछली शहर के सांसद जी हमारे प्रतिदिन क्षेत्र में हैं, हर घंटे क्षेत्र में हैं, एक एक क्षण क्षेत्र में दे रहे हैं, तो ऐसे सांसद की जितनी तारीफ की जाए उनका उतना कम है। उनको हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि 65 साल की उम्र में भी जिस ऊर्जा के साथ वो क्षेत्र में जाते हैं, जिस ताजगी के साथ लगे रहते हैं, वो अपने आप में अद्वितीय है। और निश्चित रूप से मोदी योगी जी के सपनों को साकार करने के लिए मछली शहर के लोकप्रिय सांसद जी 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी आगामी 2024 का चुनाव सभी के सर पर चढ़कर अभी से बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी को अदर पार्टियों के सापेक्ष में कहां पर देखते हैं, अपनी मछली शहर लोकसभा या पूरे प्रदेश या पूरे देश में?
सबसे पहले कपिल भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक विषय पे आता हूँ कि 1 जनवरी को माननीय सांसद जी का जन्मदिन है और माननीय सांसद जी को मैं आज चूँकि आपके यहाँ से एक मंच मिला है, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश भर की जनता के सम्मुख माननीय सांसद जी के 1 जनवरी के जो उनका जन्मदिन पड़ता है और प्रतिवर्ष वो आम जनमानस के बीच में मनाते हैं। 4 हज़ार 10 हज़ार लोगों की भीड़ उनके यहाँ होती है, लोग उनको से इतना बधाई देने आते हैं। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से 1 जनवरी को पड़ने वाले माननीय सांसद जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। अब आता हूँ आपके सवाल पे। आपने कहा कि 2024 में आप विपक्ष को कहाँ पाते हैं? विपक्ष है कहाँ? हमारी सरकार लोगों को राशन दे रही है, हमारी सरकार बिजली दे रही है, हमारी सरकार 3 से 5 करोड़ रुपया खर्च करके प्रत्येक गांव को जल नल की योजना से पानी दे रही है, हमारी सरकार इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे रही है, हमारी किसान खेती के लिए 6,000 सालाना पैसा दे रही है, हमारी किसान जो है आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख का इलाज दे रही है। हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और पहली बार लोगों ने जाना है केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं 100%। आज जो आधार कार्ड हम लोग बनवा रहे थे जगह जगह बैठ करके, लोग कहते थे कि ये फालतू चीज़ है, जनधन खाता फालतू चीज़ है। आज इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के खाते में सीधे उसके लाभ का अंश पहुंच जा रहा है। इसलिए नेता चाहे जितना गठबंधन कर लें, जनता तो मन बना चुकी है और वह मन है क्या कि पुनः एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार। और मित्रों, जो विपक्ष का रवैया है, जिस तरह से उनका भाषा होता है, आचरण होता है, व्यवहार होता है, कार्य होता है, वो जनता के मुद्दों को समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए विपक्ष तो कहीं नहीं है। मैं लिख के आपको आपके इस चैनल को मैं देता हूँ कि आप देखिएगा कि हमारी सरकार जो है 90% से अधिक सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी और जितना पिछले 2 लोकसभा में मोदी जी पाए थे उससे ज़्यादा सीट पा करके फिर हमारी भाजपा की सरकार बनाएगी। और इसके लिए जो मोदी जी की गारंटी है, जनता का उनके ऊपर विश्वास है और उन्होंने जो संकल्प किया है आम जनमानस की सेवा करने का, गरीबों को कल्याण करने का, गरीबों का उत्थान करने का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों पे चलने का, ऐसे मोदी जी और योगी जी के पक्ष में आज समाज का सभी तबका खड़ा है। और खड़ा कौन नहीं है? केवल चोर, बेईमान, बिचौलिए जो नेता हैं जो अपनी पॉकेट भरते थे, आज दुकानदारी बंद है। वही चाहे पेपर में चिल्लाए, चाहे टीवी पे चिल्लाए, चाहे अकेले मैदान में चिल्लाए, जनता तो 90% एक तरफ हो चुकी है। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट आपको बता दे रहा हूँ। कितनी सीट आ रही है सर इस बार लोकसभा में? कितनी सीट आ रही है भाजपा खाते? मैंने आपको बताया कि जितना दोनों चुनाव में पाए थे, मोदी जी का ग्राफ हर चुनाव के बाद बढ़ता है। कुछ आंकड़ा बता दे सर। आप मान के चलिए 350 के प्लस रहेगा, 400 के बीच में रहेगा। सर आपने तो चुनाव के बारे में भी बता दिया और तमाम बारे भी बता दिया, कुछ आपके बारे में मैं पूछना चाहूँगा। आप एक समाज सेवी भी हैं और गरीबों के लिए हमेशा उनके दुख सुख में खड़े भी रहते हैं और एक आप राजनीति से भी जुड़े हैं। ये दोनों चीज़ का तालमेल आप कैसे बैठा पाते हैं, जबकि आपका इतना व्यस्ततम भरा दिन रहता है, समय रहता है हमेशा? हम ये जानना चाहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातों को पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक कि आप राजनीति और ये समाज सेवा दोनों के बीच में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं, ये आप ज़रा बताएं। कपिल भाई, ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं कि उनको हर काम के लिए अलग से समय निकालना पड़ता है। मैंने इसको जीवन का एक रूटीन बना लिया है। मैं जब से होश संभाला हूँ, मैंने कोई भी व्यक्ति अगर हमको आधी रात को फ़ोन करता है कि भैया ये काम है, तो मैं उसको कभी ना नहीं बोलता हूँ।
और हो सकता है बहुत सी चीज़ें हों, लोग सांसद जी से कहने में संकोच करते हों, उन तक बातें पहुंचाने में संकोच करते हों। पार्टी की बातें हैं हमारे अध्यक्ष जी और लोगों तक पहुंचाने में कार्यकर्ता संकोच करते हों, तो हमको बताते हैं और मैं उस बात को माननीय सांसद जी को भी अवगत कराता हूं, संगठन को भी कराता हूं। और पूरे लोकसभा से हमारे जो कार्यकर्ता आते हैं उनकी जो भी जेन्युइन समस्याएं होती हैं, कपिल भाई पूरी ईमानदारी से मैं उनको सुनता हूं, उनके लिए प्रयास करता हूं। और मैं अपना व्यवसाय भी करता हूं, शॉप वगैरह भी है हमारी। तो समाज सेवा तो एक मन का भाव है मित्र, वो तो मैं जहाँ चलता रहूँगा, जहाँ रहूँगा। आपके पास बैठा हूँ, कोई बाहर मिल गया, भैया मेरा काम है, मैं तुरंत उसके लिए अपना प्रयास कर दूंगा। तो और दोनों का आपने कहा तारतम्य, चूँकि राजनीति एक मंच हमको देती है, एक मजबूती देती है कि उसके माध्यम से समाज सेवा का कार्य और प्रमुखता से मैं करा सकता हूं। चूँकि अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और विभिन्न विभागों के लोग हैं, तो एक राजनीतिक दायित्व के तहत एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बातों को गंभीरता से अधिकारी वर्ग सुनता भी है और मैं कार्यकर्ताओं के लिए पूरी गंभीरता से काम कराने का प्रयास भी करता हूं। और चुनाव, मैंने कहा ना, मुझे पारिवारिक जिम्मेदारी हो, व्यवसाय हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, मैं लगभग 8 साल से लोगों से डोनेट लेकर के कुछ अपना लगाता हूँ, कुछ लोगों से ले करके प्रतिवर्ष मैं 150 से 200 कंबल बांटता हूँ, 250 कंबल बांटता हूँ। ज़रूरत पड़ने पे किसी बेसहारा को चप्पल की ज़रूरत होती है तो धीरे से जेब से निकाल के दे देता हूँ। जो अपनी सक्षमता है उस हिसाब से पंडित दीनदयाल जी की जो सोच है, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास करना, और जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन आज मोदी जी, योगी जी के आने से हमको लगता है कि जो सरकार ने एक मूल मंत्र दिया है विकसित भारत, निश्चित रूप से मोदी योगी जी की जो नीतियाँ हैं, अंतिम व्यक्ति का विकास, उसके माध्यम से हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार की जो है इसमें सोचने का विषय नहीं है। और आज भारत पूरे विश्व में मजबूत हुआ है, विश्व गुरु बना है। 2024 में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और बीपी सरोज जी पुनः अपने कामों के आधार पे पार्टी का टिकट उनको मिलना ही चाहिए, और मिलता है तो निश्चित रूप से पुनः इस बार 2 लाख वोटों से जीतकर इस लोकसभा के सांसद बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, आज 26 दिसंबर है और 5 दिन के बाद नए साल की शुरुआत होने जा रही है, 1 जनवरी। और संजोग देखिए, उसी दिन आपके मछली शहर लोकसभा के लोकप्रिय नायक, हम उनको तो नायक ही कहेंगे क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है अब मुझसे तो छुपा नहीं है, इसलिए मैं तो उनको लोकप्रिय नायक ही कहूँगा। उनका भी जन्मदिन उसी दिन है। तो आप नए साल पर अपने लोकसभा के क्षेत्रवासियों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो 9 वर्ष से 1 जनवरी आता है उसको मैं सामान्य एक कैलेंडर के रूप में देखता हूँ। वो अंग्रेजी तिथियों के हिसाब से 9 वर्ष पड़ता है, इसलिए हम उस 9 वर्ष को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। 9 वर्ष तब आता है जब वृक्ष अपने पत्ते बदलते हैं, प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता है, पर्यावरण बदलता है। अभी तो हम 31 तारीख को कोहरे में थे, 1 तारीख को भी कोहरे में रहेंगे। 31 तारीख को भी मोटा मोटा स्वेटर वगैरह पहने हैं, उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं दिखता। परिवर्तन तो तब आता है जब बसंत ऋतु आती है, उसी समय हम लोगों का 9 वर्ष आता है। लेकिन 1 जनवरी को आंग्ल 9 वर्ष, जिसको आपने अभी इंगित किया, मैं माननीय सांसद जी का जो जन्मदिन होता है पूरे लोकसभा के मित्रों के साथ पार्टिसिपेट करता हूँ और सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रत्येक दिन 9 वर्ष के समान होता है। हर दिन हमारे लिए संभावनाएं लेके आता है, हर दिन हमारे लिए कुछ करने की प्रेरणा लेके आता है। इसलिए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि प्रत्येक दिन को 9 वर्ष आप लोग मानिए और समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करने का प्रत्येक दिन संकल्प करिए। इससे बड़ी कोई बात और कोई बड़ी सोच हो ही नहीं सकती है। यही हमारी शुभकामना है पूरे प्रदेश के लोगों के, लोकसभा के लोगों को, तहसील के लोगों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, कि आप लोग जो है जीवन का एक एक दिन, एक एक पल जो है अच्छे कार्यों में लगाइए। धन्यवाद सर। आपने अभी सुना हमारे साथ बहुत ही तेज तर्राक
और युवा नेता, हम तो इनको युवा नेता ही मानते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी युवा नेता हो सकते हैं तो हमारे पंडित राजकृष्ण शर्मा जी युवा क्यों नहीं। और आपसे बता दूं कि आपने सुना इनकी बातों को, अब आप हमारे चैनल के माध्यम से इनकी बातों को सुन करके आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी अच्छी अच्छी राय दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि नया साल आ रहा है और उसी दिन हमारे मछली शहर लोकसभा के सांसद बीपी सरोज का जन्मदिन भी है। मैं अपने दहाड़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हम सांसद बीपी सरोज को उनके जन्मदिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं यही आशा करता हूं भगवान से कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई। अपनी बात को समाप्त करने के से पहले एक महत्वपूर्ण विषय रह गया था। 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी, हम लोग 500 वर्षों बाद उनको फिर से वहाँ विराजमान होने जा रहे हैं। इस अवसर पर हम लोगों से एक निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने घरों को आप लोग सजाइए, आसपास मंदिरों की साफ़ सफाई करिए, उसको सजाइए, भजन कीर्तन करिए और 22 जनवरी को एक दीपोत्सव का माहौल बनाइए। पूरे विश्व को पता लगे कि भगवान श्री राम लला जो है अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया। आपके चैनल को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से 22 जनवरी जरूर याद रखिएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं। आपसे बता दूं कि जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, उसी समय से दीपावली का ये उत्सव मनाया जाता है। और आपसे बता दूं कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। तो आप सभी देशवासियों उस दिन अपने घर को खूब सजाइए, दीपों से एकदम भर दीजिए, एक दीपोत्सव के रूप में, जैसा कि पंडित राजकृष्ण शर्मा जी ने कहा, तो आप लोग जरूर मनाइएगा। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। ऐसे ही जो उभरते हुए नेता हैं उनको मैं आपके सामने लाऊंगा और ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।